वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की दुनिया में एक बेहद दिलचस्प और पावरफुल तकनीक पर गहराई से बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स, हाँ, ये वही टेक्नोलॉजी है जो आजकल के सबसे एडवांस्ड एआई सिस्टम्स के पीछे है, जैसे वो कॉम्प्लेक्स चैटबॉट्स या फिर इमेज जनरेटर्स जिनकी हम बात सुनते हैं। हमारी चर्चा का आधार है AWS Amazon वेब सर्विसेज का एक काफ़ी डिटेल्ड लेख। ये समझाता है कि ये ट्रांसफॉर्मर आखिर हैं क्या, ये इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हो गए हैं और ये एआई के भविष्य को कैसे शेप कर रहे हैं। तो हमारा मकसद है इस थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगने वाली तकनीक को आसान भाषा में समझना, इसकी अहमियत जानना और देखना कि ये असल दुनिया में कैसे कहाँ काम कर रहे हैं। चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। और ये जानना तो वाकई में बहुत दिलचस्प है कि यही टेक्निक सिर्फ हमारी भाषा को समझने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि डीएनए और प्रोटीन जैसी मुश्किल बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस का एनालिसिस करने में भी सक्षम है। मतलब ये एआई की कैपेबिलिटीज में बहुत बड़ा लीव लगता है। बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मर असल में एक खास किस्म का न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है। इसका जो मेन काम है वो है एक इनपुट सीक्वेंस लेना। अब ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई वाक्य, कोड या कोई और सीक्वेंशियल डेटा, और उसे लेकर एक आउटपुट सीक्वेंस में बदलना या कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म करना। अब ये आउटपुट उसका अनुवाद हो सकता है, समरी हो सकती है या कुछ और भी। अच्छा। और ये ऐसा करने के लिए मॉडल क्या करता है कि सीक्वेंस के जो अलग अलग हिस्से हैं, जैसे शब्द या डेटा पॉइंट्स, उनके बीच का कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ और उनके आपसी रिलेशनशिप्स को सीखता है। ये समझता है कि सीक्वेंस में कौन से हिस्से एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट हैं, भले ही वो सीक्वेंस में एक दूसरे से काफी दूर क्यों ना हो। इसे एक सरल उदाहरण से समझाएंगे? जैसे अगर मैं एआई से कोई सवाल पूछती हूँ। जरूर। मान लीजिए इनपुट है, आज मौसम कैसा है और क्या मुझे छाता ले जाना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मर मॉडल मौसम, छाता, ले जाना चाहिए जैसे शब्दों और उनके बीच के जो संबंध हैं उनको समझता है। वो ये भी समझता है कि छाता का संबंध बारिश की संभावना से है ना। फिर वो इस समझ का इस्तेमाल करके एक रेलेवेंट जवाब दे सकता है, जैसे आज बारिश की संभावना है तो छाता ले जाना शायद बेहतर होगा। तो ये सिर्फ शब्दों को नहीं, उनके पीछे के इरादे और कनेक्शन को प्रोसेस कर रहा है। अच्छा, तो ये सिर्फ शब्दों का अनुवाद या क्रम नहीं है, बल्कि उनके मतलब और कनेक्शन को समझ रहा है। और जैसा आपने शुरू में इशारा किया था, ये सिर्फ टेक्स्ट तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ऑर्गेनाइजेशंस इसका इस्तेमाल हर तरह के सीक्वेंस कन्वर्जन टास्क के लिए कर रहे हैं, जैसे स्पीच रिकग्निशन, आवाज की ऑडियो सीक्वेंस को टेक्स्ट सीक्वेंस में बदलना, मशीन ट्रांसलेशन, एक भाषा के टेक्स्ट सीक्वेंस को दूसरी भाषा में बदलना, और जैसा हमने कहा विज्ञान में भी, जैसे प्रोटीन की अमीनो एसिड सीक्वेंस को समझकर उसके 3D स्ट्रक्चर का अनुमान लगाना। ये सब सीक्वेंशियल डेटा है। ये तो वाकई काफी वर्सेटाइल लगता है। लेकिन पुरानी एआई टेक्निक्स, खासकर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP वाली, वो भी तो भाषा समझने की कोशिश करती थी। फिर ये ट्रांसफॉर्मर इतने खास क्यों बन गए? मतलब यहाँ कुछ तो बड़ा बदलाव आया होगा। हाँ, आपने सही पॉइंट उठाया। पुरानी जो डीप लर्निंग मॉडल्स थीं, खासकर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स या RNNs, जो NLP में काफी इस्तेमाल होते थे, वो मुख्य रूप से सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग पर निर्भर थे। मतलब वो सीक्वेंस को एक एक करके प्रोसेस करते थे और अगले शब्द का अनुमान पिछले कुछ शब्दों के आधार पर लगाते थे। हाँ, जैसे हमारे फोन का ऑटो कंप्लीट फीचर होता है, वो पिछला शब्द देखकर अगला सजेस्ट करता है। सही कहा। लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी सीमा थी लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज को संभालना। यानी अगर किसी लंबे पैराग्राफ की शुरुआत में कोई जरूरी जानकारी दी गई है, तो अंत तक आते आते मॉडल उसे भूल सकता था या उसका महत्व कम समझ सकता था। उनका जो कॉन्टेक्स्ट विंडो था वो लिमिटेड था। याद है वो इटली वाला उदाहरण, मैं इटली से हूं, मैं इटालियन बोलता हूं। RNA के लिए इन दोनों वाक्यों के बीच सीधा संबंध बनाए रखना मुश्किल था। और यहीं ट्रांसफॉर्मर ने आके गेम बदल दिया। उन्होंने इस दूरी वाली समस्या को हल किया। हाँ बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मर की जो सबसे बड़ी क्रांति है वो है सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। इसने लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज को प्रभावी ढंग से संभालने की क्षमता दी। लेकिन इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहला, लार्ज स्केल मॉडल्स बनाना संभव हुआ। देखिए, ट्रांसफॉर्मर पूरी इनपुट सीक्वेंस को एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं, जिसे पैरेलल कंप्यूटेशन कहते हैं। RNNs की तरह एक एक करके नहीं। इससे ट्रेनिंग का समय काफी कम हो गया और इसी वजह से अरबों खरबों पैरामीटर्स वाले मॉडल्स बनाना संभव हुआ, जैसे GPT और BERT। अरबों पैरामीटर्स? हाँ, और ये विशाल मॉडल्स भाषा और दुनिया के बारे में
बहुत ज्यादा ज्ञान स्टोर कर सकते हैं। ये वाकई स्केल को दर्शाता है। पैरेलल प्रोसेसिंग ने इसे मुमकिन बनाया। और क्या फायदे हैं? दूसरा है फास्टर कस्टमाइजेशन। ट्रांसफर लर्निंग जैसी टेक्निक्स की मदद से क्या हुआ है कि पहले से ट्रेन किए गए जो विशाल मॉडल्स हैं, उनको किसी खास डोमेन या ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरतों के हिसाब से फाइन ट्यून करना बहुत तेज़ और आसान हो गया है। आपको हर बार मॉडल को स्क्रैच से ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे एडवांस्ड एआई का फ़ायदा उठाना ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया सबके लिए। अच्छा, ये तो बहुत प्रैक्टिकल फायदा है। हाँ, तीसरा, मल्टी मॉडल एआई सिस्टम्स का विकास। ट्रांसफॉर्मर्स सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं बल्कि इमेजेस, ऑडियो और दूसरे डेटा टाइप्स को एक साथ समझने में एआई की मदद करते हैं। जैसे डैली मॉडल है, वो टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन से इमेजेस बना सकता है। ये एनएलपी और कंप्यूटर विजन का संगम है जिसे ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर संभव बनाता है। और अंत में इसने एआई रिसर्च और इनोवेशन को जबरदस्त बूस्ट दिया है। मशीनों की इंसानी भाषा समझने और जनरेट करने की जो बेहतर क्षमता आई है, उसने कस्टमर एक्सपीरियंस से लेकर साइंटिफिक डिस्कवरी तक अनगिनत नए एप्लीकेशंस और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पैदा किए हैं। ये फायदे तो सच में एआई फील्ड के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव रहे हैं। तो ये तकनीक असल में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रही है? कुछ और ठोस उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसा हमने बात की, इन्हें किसी भी सिक्वेंशियल डेटा पर ट्रेन किया जा सकता है। कुछ प्रमुख एप्लीकेशंस अगर देखें, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी, यहाँ तो ये छा गए हैं। मशीनों को इंसानी भाषा को पहले से कहीं ज्यादा सटीकता से समझने, इंटरप्रेट करने और जनरेट करने में सक्षम बनाना। जैसे बड़े डॉक्यूमेंट्स को समराइज करना, कोहेरेंट और रेलेवेंट टेक्स्ट लिखना जैसे ईमेल्स या आर्टिकल्स, सेंटिमेंट एनालिसिस करना या फिर वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसे अलेक्सा या गूगल असिस्टेंट्स को पावर देना। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मर्स हैं। राइट। मशीन ट्रांसलेशन, भाषा अनुवाद में तो क्रांति आ गई है। रियल टाइम और ज्यादा एक्यूरेट अनुवाद संभव हुआ है। ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल्स अनुवाद की फ्लुएंसी और सटीकता में पुराने मेथड से कहीं बेहतर है। और वो विज्ञान के क्षेत्र में डीएनए और प्रोटीन वाली बात, उसे थोड़ा और विस्तार से बताइए। ये कैसे काम करता है वहाँ? हाँ, ये बहुत एक्साइटिंग एप्लीकेशंस हैं। देखिए, डीएनए सीक्वेंस एनालिसिस में डीएनए का जो लंबा सीक्वेंस होता है ATCG बेसिस का, उसे एक तरह की भाषा मानकर ट्रांसफॉर्मर जेनेटिक म्यूटेशंस के प्रभाव का अनुमान लगा सकते हैं या फिर बीमारियों से जुड़े जेनेटिक पैटर्न्स को पहचान सकते हैं। ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, जहां इलाज व्यक्ति के यूनिक जेनेटिक मेकअप के आधार पर टेलर किया जा सकता है। वाओ, ये तो काफी इम्पैक्टफुल है। हाँ, इसी तरह प्रोटीन स्ट्रक्चर एनालिसिस में, प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड्स की लंबी चेन्स होते हैं और उनका 3D स्ट्रक्चर उनके फंक्शन के लिए क्रिटिकल होता है। ट्रांसफॉर्मर्स इन अमीनो एसिड सीक्वेंसेस को मॉडल करके प्रोटीन के जटिल 3D स्ट्रक्चर की भविष्यवाणी करने में मदद कर रहे हैं। आपने शायद डीप माइंड के अल्फाफोल्ड का नाम सुना हो। हाँ, सुना है। वो इसी तरह के प्रिंसिपल्स पर काम करता है। ये ड्रग डिस्कवरी और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सच में विज्ञान से लेकर रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी तक इनका इम्पैक्ट तो वाकई बहुत गहरा है। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। ये काम कैसे करते हैं? आपने सेल्फ अटेंशन का जिक्र किया था, ये क्या चीज है और ये RNN से कैसे अलग है? हाँ, तो इसे समझने के लिए पहले RNN के सीक्वेंशियल तरीके को फिर से याद करते हैं। वो इनपुट को एक एक करके पढ़ते थे और जानकारी को एक हिडन स्टेट में कंप्रेस करने की कोशिश करते थे, जिसे अगले स्टेप में पास किया जाता था। ये कुछ वैसा है जैसे हम कोई वाक्य सुनते हुए हर अगले शब्द को पिछले सुने हुए शब्दों के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, इसमें लंबी दूरी की जानकारी खो सकती थी और प्रोसेसिंग सीक्वेंशियल होने के कारण धीमी थी। बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मर सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके इस सीक्वेंशियल बॉटलनेक को हटा देते हैं। ये मैकेनिज्म मॉडल को पूरी इनपुट सीक्वेंस को एक साथ देखने की अनुमति देता है और ये तय करता है कि आउटपुट बनाते समय सीक्वेंस के किन हिस्सों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, जैसे हम किसी बातचीत में सामने वाले के शब्दों के साथ साथ उसके टोन या बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देते हैं, ये समझने के लिए कि कौन सी बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ वैसा? हाँ, ये एनालॉजी काफी करीब है। बिल्कुल। सेल्फ अटेंशन मॉडल को इनपुट सीक्वेंस के हर शब्द का महत्व दूसरे सभी शब्दों के संबंध में आंकने देता है। वो पहचानता है कि कौन से शब्द एक दूसरे के लिए ज्यादा रिलेवेंट हैं, भले ही वो वाक्य में दूर हों। इससे मॉडल कॉन्टेक्स्ट को बेहतर ढंग से समझ पाता है और क्योंकि ये प्रोसेसिंग पैरेलल में हो सकती है, जैसा हमने पहले कहा, ट्रेनिंग बहुत तेज हो जाती है और लंबे सीक्वेंसेस को हैंडल करना आसान हो जाता है। ठीक है,
तो सेल्फ अटेंशन कोर आइडिया है जिसने पैरेलल प्रोसेसिंग और बेहतर कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग को संभव बनाया। अच्छा, अब इस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के जो मुख्य हिस्से हैं वो क्या है, संक्षेप में बता सकते हैं? जरूर। मैं मुख्य कंपोनेंट्स का एक ओवरव्यू देता हूं। इसमें कई लेयर्स होती हैं, एक के ऊपर एक। इनपुट एम्बेडिंग्स। सबसे पहले इनपुट सीक्वेंस, जैसे कोई वाक्य, उसे छोटे यूनिट्स या टोकन्स में तोड़ा जाता है। ये शब्द हो सकते हैं या सबवर्ड्स। फिर इन टोकन्स को न्यूमेरिकल वेक्टर्स में बदला जाता है। ये वेक्टर्स शब्दों के मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों के वेक्टर्स गणितीय रूप से एक दूसरे के करीब होते हैं। एम्बेडिंग्स कहते हैं इसे। हाँ, इनपुट एम्बेडिंग्स। फिर आता है पोजिशनल इनकोडिंग। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर सीक्वेंस को पैरेलल में देखता है, उसे ये बताने की जरूरत होती है कि कौन सा टोकन सीक्वेंस में कहाँ आता है। तो पोजिशनल इनकोडिंग हर टोकन के वेक्टर में उसकी पोजीशन की जानकारी जोड़ देता है, ताकि मॉडल क्रम को समझ सके। यानी शब्दों को नंबर में बदला, एम्बेडिंग, और फिर उनके क्रम की जानकारी जोड़ी, पोजिशनल एनकोडिंग। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है मुख्य ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक, जो कई बार रिपीट होता है, मतलब स्टैक्ड लेयर्स होती हैं। हर ब्लॉक में दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन। यही वो मैकेनिज्म है जो तय करता है कि हर शब्द को दूसरे शब्दों पर कितना ध्यान देना चाहिए। मल्टी हेड का मतलब है कि ये अटेंशन प्रोसेस कई बार पैरेलल में चलता है, जिससे मॉडल अलग अलग तरह के रिलेशनशिप्स को एक साथ सीख पाता है। एक ही चीज को अलग अलग एंगल से देखना कह सकते हैं। अच्छा, मल्टी हेड, ठीक है। और दूसरा पार्ट है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। ये एक स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क है जो सेल्फ अटेंशन लेयर से मिली हुई जो रिफाइंड इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करता है हर टोकन के लिए। इन ब्लॉक्स में कुछ और सहायक चीजें भी होती हैं, जैसे रेजिडुअल कनेक्शंस और लेयर नॉर्मलाइजेशन, जो ट्रेनिंग को स्टेबल और एफिशिएंट बनाने में मदद करती हैं। ये टेक्निकल डिटेल्स हैं पर जरूरी हैं। समझ गए। और आखिर में जब सब प्रोसेस हो गया तो प्रिडिक्शन कैसे होती है? प्रोसेसिंग के आखिर में लीनियर लेयर और सॉफ्टमैक्स फंक्शन होते हैं। लीनियर लेयर प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन को लेती है और उसे सभी संभावित आउटपुट्स, जैसे मान लीजिए वोकैबुलरी के सभी शब्द, उनके लिए स्कोर्स में बदलती है। फिर सॉफ्टमैक्स फंक्शन इन स्कोर्स को प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट करता है, यानी हर संभावित आउटपुट के होने की कितनी संभावना है मॉडल के हिसाब से। मॉडल फिर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाले आउटपुट को चुनता है, जैसे अगला शब्द या क्लासिफिकेशन लेबल। समझ में आया। है तो काफी सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस, लेकिन कोर आइडिया वो सेल्फ अटेंशन और पैरेलल प्रोसेसिंग का है। अच्छा, अब संक्षेप में ये बताएं कि ये आरएनएस और सीएनएन्स जैसे दूसरे आर्किटेक्चर से कैसे अलग है। आरएनएस की बात तो काफी हुई। हाँ, तो बनाम आरएनएन्स, जैसा हमने कहा, मुख्य अंतर सिक्वेंशियल वर्सेस पैरेलल प्रोसेसिंग का है और लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसी हैंडलिंग का। ट्रांसफॉर्मर्स पैरेलल प्रोसेसिंग और सेल्फ अटेंशन के कारण ज्यादा तेज हैं और लंबे सीक्वेंसेस के कॉन्टेक्स्ट को बेहतर समझते हैं। इसलिए एनएलपी टास्क्स में ट्रांसफॉर्मर्स काफी हद तक आरएनएन्स की जगह ले चुके हैं। ये कहना गलत नहीं होगा। ठीक है। और सीएनएन्स के मुकाबले? बनाम सीएनएन्स, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स। देखिए, सीएनएन्स मुख्य रूप से ग्रिड लाइक डेटा, जैसे इमेजेस, के लिए बने हैं। वो फिल्टर्स का इस्तेमाल करके लोकल पैटर्न्स पहचानते हैं, जैसे एजेस या टेक्सचर्स। हालांकि अब विजन ट्रांसफॉर्मर्स विट आ गए हैं, जो इमेजेस को पैचेस के सीक्वेंस की तरह प्रोसेस कर सकते हैं। फिर भी कई कंप्यूटर विजन टास्क्स के लिए सीएनएन्स आज भी बहुत इफेक्टिव और रिसोर्स एफिशिएंट माने जाते हैं। तो कह सकते हैं कि सीएनएन्स स्पेशल हायरार्कीज को समझने में अच्छे हैं, जबकि ट्रांसफॉर्मर्स रिलेशनशिप्स और कॉन्टेक्स्ट को समझने में ज्यादा माहिर हैं, खासकर सीक्वेंशियल डेटा में। तो ट्रांसफॉर्मर सीक्वेंशियल डेटा और खासकर भाषा के लिए एक तरह से डोमिनेंट आर्किटेक्चर बन गया है। क्या ट्रांसफॉर्मर के भी अलग-अलग प्रकार होते हैं? आपने जीपीटी और बर्ट का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, बिल्कुल। मूल ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर आधारित कई बहुत प्रभावशाली मॉडल्स विकसित हुए हैं। कुछ मुख्य हैं। बर्ट, बाइडायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स। ये एनकोडर बेस्ड मॉडल है जो शब्दों को समझने के लिए उसके आसपास के दोनों तरफ के कॉन्टेक्स्ट, यानी बाइडायरेक्शनल कॉन्टेक्स्ट को देखता है। ये मास्ड लैंग्वेज मॉडलिंग जैसी टेक्निक से ट्रेन होता है और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग टास्क्स में बहुत सफल रहा है। जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स, ये डिकोडर बेस्ड मॉडल है और ऑटो रिग्रेसिव है, मतलब ये पिछले टोकन्स के आधार पर अगला टोकन जनरेट करता है। जीपीटी मॉडल्स जैसे GPT-3, GPT-4 टेक्स्ट जनरेशन में कमाल के हैं। ये बहुत बड़े हो सकते हैं और ह्यूमन लाइक टेक्स्ट प्रोड्यूस करते हैं। हाँ,
ये तो काफी फेमस है। बट और T5 जैसे मॉडल्स ये एनकोडर डिकोडर दोनों का इस्तेमाल करते हैं और सीक्वेंस टू सीक्वेंस टास्क्स जैसे ट्रांसलेशन या समराइजेशन में बहुत अच्छे माने जाते हैं। विजन ट्रांसफॉर्मर VIT ये दिखाता है कि ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को इमेजेस पर भी अप्लाई किया जा सकता है, इमेज को पैचेस के सीक्वेंस की तरह ट्रीट करके। ये विविधता दिखाती है कि कोर आर्किटेक्चर कितना फ्लेक्सिबल और पावरफुल है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकाले? सुनने वालों के लिए मुख्य टेकअवे क्या होना चाहिए? देखिए, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एक और AI तकनीक नहीं है। ये AI के सोचने, सीखने और इंटरैक्ट करने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव, एक फंडामेंटल शिफ्ट ला रही हैं। ये मशीनों को भाषा, कॉन्टेक्स्ट और कुछ हद तक क्रिएटिविटी को इंसानी समझ के काफी करीब ला रहे हैं। ड्रग डिस्कवरी से लेकर हमारे रोजमर्रा के डिजिटल टूल्स तक ये तकनीक अब हर जगह अपना प्रभाव डाल रही है और AI के फ्यूचर को एक्टिवली शेप कर रही है। इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी दुनिया को, हमारे काम करने के तरीके को और हमारे इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल रहा है। वाकई ये जानना महत्वपूर्ण है कि हमारे आसपास की टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है और कैसे विकसित हो रही है। अच्छा, जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, कुछ ऐसा जो उन्हें इस विषय पर और सोचने पर मजबूर करे। हाँ, ज़रूर। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है और वो ये है कि जैसे जैसे ये मॉडल्स इंसानी भाषा, तर्क और रचनात्मकता की नकल करने में बेहतर होते जा रहे हैं, हमें ये सोचना होगा कि इसका समाज पर, रोजगार पर और इंसान होने की हमारी अपनी समझ पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये मशीनें वास्तव में समझ रही हैं या वे सिर्फ विशाल डेटा से सीखे गए जटिल पैटर्न्स को दोहरा रही हैं? और जब परिणाम इतने प्रभावशाली हों तो क्या इन दोनों के बीच का अंतर वास्तव में मायने रखता है? ये वो सवाल है जिनके जवाब हमें शायद आने वाले समय में मिलकर खोजने होंगे। बहुत गहरा विचार है। इस ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रांसफॉर्मर्स की दुनिया वाकई आकर्षक और महत्वपूर्ण है। मुझे भी ये साझा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। ये विषय वास्तव में AI की प्रगति को दर्शाता है और इस पर बात करना हमेशा अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।